Hello students, today we are going to start the new lesson number 6 and the name of it on reading in relation to literature. It's our first lecture. First of all, we will discuss on the subject and the subject name on reading in relation to literature. जिसका मतलब है कि एक्चुअली इस लेसन में आप रीड करेंगे हाउ टू रीड या व्हाट इज ए परफेक्ट रीडिंग, कि मतलब कैसे पढ़ा जाए या पढ़ना किसे कहते हैं, एक परफेक्ट रीडिंग किसे कहते हैं, ठीक है, या परफेक्ट स्टडी करना किसे कहते हैं, ठीक है। और इस लेसन में आप ये जानेंगे कि एक्चुअली जो पढ़ने का मीनिंग है वो क्या है, ठीक है। और एक ही चीज को अगर हम बार बार जैसे पढ़ते हैं तो ये भी हम देखते हैं कि जैसे न्यू मीनिंग्स या उसके न्यू इमोशंस हमारे सामने आते हैं। तो टोटली वी नो अबाउट द लेसन। In the main heading, lesson number 6, and let's start the first paragraph. Very few persons know how to read. Very few means नहीं के बराबर लोग या बहुत कम लोग जानते हैं पढ़ना। How to read पढ़ना। Considerable experience with literature is needed before test and discrimination can possibly be acquired. Understand the line here. Considerable experience with literature. Considerable means say too much, बहुत ज़्यादा experience या large experience is needed, जरूरी होता है before test. Test means interest. और डिस्क्रिमिनेशन मीन्स जो अंतर है, डिस्टिंक्शन जिसे हम कहते हैं, डिस्टिंक्शंस। तो रुचि लेने से पहले और डिस्टिंक्शन करने से पहले, मतलब किसी चीज में अंतर करने से पहले जरूरी है लिटरेचर के साथ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होना। और कैन पॉसिबली बी एक्वायर्ड, और इसे एक्वायर भी किया जा सकता है, मतलब प्राप्त किया जा सकता है। And without these, it is almost impossible to learn how to read. और इनके बिना ये लगभग impossible है ये सीखना कि कैसे पढ़ा जाए, how to read, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब तक हमारे पास लिटरेचर का टोटल एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, और किसी भी चीज में रुचि लेने से पहले या उसमें रेफरेंस वगैरह बनाने से पहले और इसे पॉसिबली बनाया भी जा सकता है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझने के लिए कि हाउ टू रीड कैसे पढ़ा जाए। तो राइटर अगेन से आई से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये लगभग इम्पॉसिबल है। सिंस मींस बिकॉज़, क्योंकि देयर आर सम रेयर मैन हु थ्रू ए काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट आर एबल टू रीड वेरी वेल एवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 इयर्स। आप भी यहां से अंडरलाइन कर लें क्योंकि इन द आंसर ऑफ योर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देयर आर सम रेयर मैन। रेयर का मतलब कुछ दुर्लभ व्यक्ति होते हैं, अनकॉमन पर्सन होते हैं, रेयर, क्योंकि कुछ अनकॉमन पर्सन होते हैं जो असामान्य होते हैं, जो थ्रू ए काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट, मतलब जिनमें जन्मजात लिटरेरी इंस्टिंक्ट होती है। इनहेरिटेड का मतलब जन्मजात, मतलब जो शुरू से अपने फैमिली में अपने परिवार में देखते हैं और उनमें ये प्रवृत्ति होती है, इंस्टिंक्ट होती है, और आर एबल टू रीड वेरी वेल एवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 इयर्स। तो वो ही व्यक्ति बहुत अच्छे से पढ़ने में सक्षम होते हैं 25 इयर्स की एज तक पहुंचने से पहले। तो दीज आर सम रेयर पर्सन्स ओनली, ये कुछ रेयर पर्सन ही है, ठीक है। बट दीज आर ग्रेट एक्सेप्शन, लेकिन ये तो केवल एक्सेप्शन है, मतलब केवल अपवाद है कि कुछ व्यक्ति जो जिनको जन्मजात मिला हुआ है ये लिटरेरी इंस्टिंक्ट, लिटरेरी मींस रिलेटेड टू लिटरेचर, ठीक है। तो ऐसी प्रवृत्ति जिनको जन्मजात मिली हुई है, तो ऐसे पर्सन तो रेयर होते हैं। बट आई एम स्पीकिंग ऑफ द एवरेज, लेकिन राइटर कहता है कि मैं तो एवरेज पर्सन की बात कर रहा हूं। ये कुछ जो पर्सन्स हैं उनके अलावा बहुत सारे पर्सन्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। फॉर मींस हियर बिकॉज़
letters of the text does not mean reading in the due sense, क्योंकि केवल जो टेक्स्ट है, the meaning of text means books और characters means होता है words, ठीक है। एक बार अनसीन पैसेज में ये सिमिलर वर्ड भी पूछा गया था, the meaning of characters words। तो किसी भी पुस्तक के वर्ड्स के लेटर्स को पढ़ना, इसका मतलब नहीं है कि आप सही अर्थ में रीड करते हैं। रीडिंग का ये सही अर्थ नहीं है कि आप किसी भी बुक में वर्ड्स के लेटर को आप इजीली पढ़ लेते हैं। इट डजंट मीन टू रीड। You will often find yourself reading words or characters automatically. आप अपने आप को पाएंगे वर्ड्स को पढ़ते हुए, ऑटोमेटिकली पढ़ते हुए, अपने आप पढ़ते हुए, एवं प्रोनाउंसिएटिंग देम क्वाइट करेक्टली, और उनका बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन करते हुए आप बिल्कुल उनका सही उच्चारण करेंगे। While your minds are occupied with a totally different subject, और इस दौरान आपका जो माइंड है वो टोटली एक डिफरेंट सब्जेक्ट पर बिजी रहे। मतलब आपका जो माइंड है वो तो किसी और है, किसी और सब्जेक्ट पर लगा हुआ है, और उस दौरान भी आप ऑटोमेटिकली उन वर्ड्स को पढ़ने में आप सक्षम होंगे, ठीक है। This mechanism of reading, तो पढ़ने का जो ये तरीका है, मैकेनिज्म का मतलब है तरीका, becomes altogether automatic at an early period of life। अब जहां से हमारी लाइफ स्टार्ट होती है, जहां से हम पढ़ना लिखना सीखते हैं, तो वहां से ये ऑटोमेटिक बन जाती है। पढ़ने का जो ये तरीका है, भले ही हमारा ध्यान किसी और है, लेकिन फिर भी हम किसी भी वर्ड्स को इजीली पढ़ लेते हैं। And can be performed irrespective of attention। irrespective means without attention, यानी बिना ध्यान दिए, और बिना ध्यान दिए इस कार्य को किया जा सकता है। मतलब किसी भी वर्ड को पढ़ना पॉसिबल है। Neither can I call it reading। to extract का मतलब है अलग कर देना, to apart अलग कर देना। The narrative portion का मतलब है story part of a text। The meaning of text means book from the nest, simply for one's personal amusement। आगे बात में लेते हैं। अब देखो, एक तो ये था कि हमारा जो ध्यान है, अटेंशन है, वो किसी और चीज पर है, तो भी हम किसी भी वर्ड्स को पढ़ने इजीली हम उन वर्ड्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है, बिना ध्यान दिए भी। तो राइटर इसे पढ़ना नहीं कहता है। अब जो दूसरा मेथड है, जो दूसरा फैक्ट है, राइटर कहते हैं कि neither can I call it reading to extract the narrative portion of the text। कि मतलब एक बुक से एक कहानी वाले पार्ट को आप अलग कर ले, तो मैं इसे पढ़ना नहीं कहता। From the rest, जो बुक में जो अदर पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के अलावा, कि खाली आप जैसे बुक है तो बुक में खाली स्टोरी वाला पोर्शन ले ले और स्टोरी को आप रीड कर ले, और वो भी सिंपली फॉर वंस पर्सनल अम्यूजमेंट, मतलब खुद की केवल अम्यूजमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए या आनंद के लिए। और इन अदर वर्ड्स, या दूसरे शब्दों में अगर इस बात को यूं कहा जाए, टू रीड ए बुक फॉर द स्टोरी, मतलब बुक को पढ़ना केवल स्टोरी के लिए, बुक को पढ़ना, तो ये पढ़ना नहीं है। Yet most of the reading that is done in the world is done in the exactly this way। फिर भी इस वर्ड में जो ज्यादातर जो रीडिंग की जाती है वो बिल्कुल इसी तरह की जाती है, ठीक है। हम बुक में से केवल नैरेटिव पोर्शन को लेते हैं और उसे पढ़ लेते हैं, और देन वी से वी हैव रीड द बुक, कि हमने बुक को पढ़ लिया। Thousands and thousands of books are bought every year, every month, I might even say every day, or by people who do not read at all। अब समझना सेंटेंस, हजारों पुस्तकें every year खरीदी जाती है, the writer से every month खरीदी जाती है, और I might even say every day, और वो कहता है कि मैं कह सकता हूँ कि हर दिन हजारों पुस्तकें खरीदी जाती है, और वो भी उन लोगों के द्वारा, by the people who do not read at all, जो बिल्कुल भी पढ़ना नहीं जानते, ठीक है, उन लोगों के द्वारा हजारों की संख्या में डेली बुक्स
दे ओनली थिंक, वे केवल सोचते हैं, दैट दे रीड, कि वो पढ़ते हैं, दे बाय बुक्स जस्ट टू अम्यूज देमसेल्व्स, वे पुस्तकें खरीदते हैं केवल खुद को आनंद देने के लिए, खुद का एंटरटेन करने के लिए, ठीक है। या यूं कह सकते हैं टू किल टाइम, समय काटने के लिए, एज ए पॉलिश, जैसा कि वो कहते हैं कि वो समय काटने के लिए बुक्स खरीदते हैं। इट्स ए लॉन्ग पैराग्राफ। In 1 hour or 2, their eyes have passed over all the pages. मतलब 1 या 2 घंटे में तो उनकी जो नजरें हैं वो बुक के सभी पेजों पर से गुजर जाती है, बुक के सभी पेजों से गुजर जाती है। And there is left in their minds a vague idea or two. A vague means unclear. और उनके माइंड में केवल 1 या 2 अनक्लियर आइडिया रह जाते हैं about the book, बुक के बारे में, कि what they have been looking at, जो उन्होंने देखा है, not reading at। तो यहाँ पर राइटर ने बिल्कुल सही वर्ड का यूज किया है, क्योंकि 1 या 2 घंटे में तो केवल बुक्स को देखना पॉसिबल है, पढ़ना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए राइटर ने कहा है कि it left in their minds a vague idea about what they have been looking at। तो जो उन्होंने देखा है 1 या 2 घंटे में, तो उसके बारे में 1 या 2 अनक्लियर आइडिया विचार उनके माइंड में रह जाते हैं। एट लीस्ट दे रियली बिलीव इज रीडिंग, और वो बिलीव करते हैं, वो रियली बिलीव करते हैं कि वो उन्होंने पढ़ा है। नथिंग इज मोर कॉमन देन टू बी आस्क्ड, इट मींस इट इज वेरी कॉमन टू बी आस्क्ड, बहुत ही आम बात है ये पूछा जाना। हैव यू रीड, नॉर्मली वी आस्क अबाउट हैव यू रीड सच ए बुक, क्या तुमने अमुक पुस्तक को पढ़ा है। और टू हियर समबडी से, और किसी को ये कहते हुए भी आपने सुना होगा आई हैव रीड सच एंड सच ए बुक, कि मैंने अमुक पुस्तक को पढ़ लिया है, जो भी पुस्तक है, जो भी बुक है उसके बारे में। बट दीज पर्संस डोंट स्पीक सीरियसली, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि उन्होंने बुक को पढ़ लिया है, तो वो ये बात सीरियसली नहीं कहते। आउट ऑफ 1000 पर्संस, उनसे अब हजारों पर्संस, हजारों व्यक्ति जो ये कहते हैं आई हैव रीड दिस, कि मैंने इस पुस्तक को पढ़ा है, आई हैव रीड दैट, मैंने उस पुस्तक को पढ़ा है। देयर इज नॉट वन परहैप्स हु इज एबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होता है जो अपनी किसी राय को एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करने में सक्षम है, ठीक है। जो भी उसने पढ़ा है, जो भी पढ़ा है उसके बारे में अपनी कोई भी ओपिनियन या कोई भी एडवाइस या कोई भी अपने आइडियाज ही कैन गिव, वो दे सके, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन नहीं मिलता जो वर्थ हियरिंग, ऐसा कोई ओपिनियन जो सुनने योग्य हो अबाउट व्हाट ही हैज बीन रीडिंग, जो उसने पढ़ा है उसके बारे में। मैनी एंड मैनी टाइम आई हियर स्टूडेंट्स से, अब राइटर कहते हैं कि बहुत सी बार मैं स्टूडेंट्स को ये कहते हुए सुनता हूँ दैट दे हैव रीड सर्टेन बुक्स, कि उन्होंने निश्चित पुस्तकों को पढ़ लिया, मतलब इन पुस्तकों को उन्होंने पढ़ लिया। बट इफ आई आस्क देम सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग द बुक्स, लेकिन जब मैं उनसे पुस्तक की रिगार्डिंग, बुक्स की रिगार्डिंग जब उनसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आई फाइंड दैट दे आर नॉट एबल टू मेक एनी आंसर, तो मैं पाता हूँ कि वो आंसर देने में सक्षम नहीं होते। जो उन्होंने पढ़ा है उस पढ़े हुए के बारे में जब राइटर कोई भी क्वेश्चन उनसे करता है, तो राइटर को लगता है या राइटर पाता है कि वो कोई भी आंसर देने में सक्षम नहीं होते। और एट बेस्ट ज्यादा से ज्यादा वो क्या करते हैं, दे
रिपीट कर देते हैं। बट दिस इज नॉट पेक्यूलियर टू स्टूडेंट्स, लेकिन ये केवल स्टूडेंट्स के लिए ही पेक्यूलियर नहीं है। द मीनिंग ऑफ पेक्यूलियर स्ट्रेंज, अजीब बात नहीं है केवल स्टूडेंट्स के लिए। इट इज इन ऑल कंट्रीज द वे दैट द ग्रेट पब्लिक डिवोर बुक्स। सभी देशों में यही तरीका है, सभी कंट्रीज में यही पैटर्न है कि द ग्रेट पब्लिक डिवोर बुक्स। ये जो महान पब्लिक है ये पुस्तकों को निगल जाती है। डिवोर मींस ईट हंग्रीली, ईट हंग्रीली, ठीक है। पढ़ना तो पॉसिबल है नहीं, केवल पुस्तकों को वो निगलती है। आई वुड से I would say that the difference between the great critic and the common person is chiefly means mainly। तो राइटर कहता है कि एक बड़ा जो आलोचक होता है, क्रिटिक पर्सन होता है, जो आलोचना करता है, क्रिटिसाइज करता है, और एक जो आम पर्सन है उनमें जो मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस है द ग्रेट क्रिटिक नोज हाउ टू रीड एंड दैट द कॉमन पर्सन डजंट। कि जो ग्रेट क्रिटिक है वो जानता है कैसे पढ़ना, और जो कॉमन पर्सन है वो नहीं जानता। और ये बात तो आप भी समझते हैं कि जो क्रिटिक होता है या आलोचना करना, तो क्रिटिसाइज समवन या समथिंग तभी पॉसिबल है जब वो बुक्स को पूरा थोरली रीड करे, उसको कंप्लीटली वो उसको रीड करे या हार्डली उसको स्टडी करे, तभी पॉसिबल होता है उसके बारे में कोई कमेंट देना, ठीक है। अगर उसको हमने जैसे सरफेशियल वे में अगर उसको रीड किया है तब पॉसिबल नहीं है उसके बारे में कुछ भी कह पाना, ठीक है। तो जैसा कि कॉमन पर्सन के लिए ये पॉसिबल नहीं है क्रिटिसाइज करना, जबकि जो क्रिटिक पर्सन है उसके लिए पॉसिबल है क्रिटिसाइज करना। तो क्रिटिक पर्सन जानता है कैसे पढ़ना और कॉमन पर्सन नहीं जानता न कैसे पढ़ा जाए। नो मैन इज रियली एबल टू रीड ए बुक। तो कोई भी व्यक्ति एक पुस्तक को रीड करने में एबल नहीं है, वो तब तक एबल नहीं है who is not able to express an original opinion regarding the contents of a book। तो लाइन, द मीनिंग ऑफ द लाइन, कोई भी व्यक्ति एक पुस्तक को पढ़ने में रियली एबल नहीं है जो is not able to express any original opinion, जो कोई वास्तविक राय अभिव्यक्त करने में सक्षम हो regarding the contents of a book, जो बुक की कंटेंट्स यानी बुक की जो सामग्री है, जो भी उसने रीड किया है उसके बारे में अगर वो कोई ओरिजिनल ओपिनियन नहीं दे, तब तक ये नहीं माना जाता कि वो है उसने वास्तव में बुक को पढ़ा है। तो इट द फर्स्ट पैरा एंड ये एक लॉन्ग भी पैराग्राफ है जिसमें टोटली हमें बताया गया है कि राइटर कौन सी चीजों को पढ़ना नहीं कहता है। जैसे अगर फर्स्ट स्टेप से लिया जाए तो शुरू में जैसा कि कुछ वर्ड्स को जो हम पढ़ लिख सकते हैं, तो उन वर्ड्स को जैसा कि हम ऑटोमेटिकली पढ़ना जानते हैं, तो भले ही हमारा जो ध्यान है वो किसी और सब्जेक्ट पर है, तभी हम उन वर्ड्स को इजी वे में पढ़ने में पॉसिबल होते हैं। तो इसे राइटर पढ़ना नहीं कहता। और दूसरी बात कि हम केवल बुक के जो नैरेटिव पोर्शन को अलग कर दें और केवल नैरेटिव पोर्शन को पढ़ें, ठीक, तो इसे भी राइटर पढ़ना नहीं कहता है। और जो थर्ड पॉइंट हमें यहाँ बताया गया है राइटर के द्वारा कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो लगभग ये कहते हैं कि उन्होंने पुस्तक पढ़ ली है, और ज्यादातर पूछा भी जाता है तो वो कहते हैं कि हम उन्होंने पुस्तक को पढ़ लिया। लेकिन जब मुझे पूछा जाता है कि उन्होंने क्या पढ़ा, तब वो कोई सफिशिएंट अपना कोई ओपिनियन या अपना कोई आइडिया देने में असमर्थ रहते हैं, ठीक है। और यही जो मेन डिफरेंस है एक ग्रेट क्रिटिक में और एक कॉमन पर्सन में। नेक्स्ट रीड द सेकंड पैरा। No doubt you will think that this statement of the case confuse reading with study। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप सोचेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है, इस केस में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो कंफ्यूज करता है रीडिंग विद स्टडी को। पढ़ने के साथ स्टडी के साथ जो रीड करना है उसको उसके कंफ्यूज करता है। यू माइट से, आप ये कह सकते हैं व्हेन वी रीड हिस्ट्री, जब हम इतिहास
इतिहास हिस्ट्री रीड करते हैं, या कोई फिलोसॉफी कोई दर्शन शास्त्र जब स्टडी करते हैं, या फिर साइंस जब हम रीड करते हैं, देन वी डू रीड वेरी थोरोली, थोरोली मींस कंप्लीटली, तब हम उसको कंप्लीटली रीड करते हैं। जब भी हम साइंस को पढ़ते हैं या फिलोसफी पढ़ते हैं या हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम उसे कंप्लीटली पढ़ते हैं। स्टडीइंग ऑल द मीनिंग्स, मतलब सभी मीनिंग्स को स्टडी करते हैं। एंड बियरिंग ऑफ द टेक्स्ट, मतलब जो टेक्स्ट है उसको समझते हुए स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे पढ़ते हैं। एंड थिंकिंग अबाउट इट, और इसके बारे में सोचते हुए पढ़ते हैं। तो दिस इज ए हार्ड स्टडी, ये हार्ड स्टडी है। तो एक्चुअली जो स्टडी करना है वो स्टडी करना ये है कि किसी भी चीज को जब हम थोरोली पढ़ते हैं, उसके हर एक मीनिंग को स्टडी करते हैं, टेक्स्ट को समझते हुए पढ़ते हैं, बहुत ही स्लोली धीरे धीरे पढ़ते हैं और उसके बारे में सोचते हुए पढ़ते हैं। तो इट इज रियली वी कैन से टू स्टडी। बट व्हेन वी रीड ए स्टोरी और ए पोएम, लेकिन जब हम कोई पोएम पढ़ते हैं या कोई स्टोरी पढ़ते हैं आउट ऑफ क्लास आवर्स के बाद, मतलब कि वी आर नॉट द सब्जेक्ट ऑफ आवर क्लास, हमारी क्लास के सब्जेक्ट नहीं है, और उससे आउटसाइड हम जब कोई स्टोरी पढ़ते हैं या कोई पोएम पढ़ते हैं, वी रीड फॉर अम्यूजमेंट, तो हम उसे केवल एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते हैं, मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, केवल खुद को आनंद देने के लिए पढ़ते हैं। अम्यूजमेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब अम्यूजमेंट के लिए पढ़ना और स्टडी करना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आई एम नॉट श्योर दैट यू ऑल थिंक दिस। अब मैं इस बात में श्योर नहीं हूं, राइटर कहता है, द राइटर से, कि आप सब ये बात सोचते हैं, बट द यंग मैन जनरली डू थिंक सो, लेकिन जो युवा व्यक्ति है वो जनरली ऐसा सोचते हैं कि देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन अम्यूजमेंट एंड स्टडी। As a matter of fact means it is a real fact। तो वास्तविक फैक्ट ये है कि every book worth reading, पढ़ने योग्य जो हर बुक है worth reading यानी पढ़ने योग्य, or to read in precisely the same way that a scientific book is read। तो ये है रियल फैक्ट। तो रियल फैक्ट ये है कि हर बुक को बिल्कुल वैसे ही पढ़ना चाहिए जैसे एक साइंटिफिक बुक को रीड किया जाता है, कि पढ़ने योग्य हर बुक को और टू बी रीड इन प्रिसाइसली द सेम वे, ठीक उसी तरीके से पढ़ना चाहिए जैसे एक साइंटिफिक बुक को पढ़ा जाता है। नॉट सिंपली फॉर अम्यूजमेंट, और एक साइंटिफिक बुक को कभी भी अम्यूजमेंट के लिए नहीं पढ़ा जाता, केवल एंटरटेनमेंट के लिए कभी नहीं पढ़ा जाता। एंड एवरी बुक वर्थ रीडिंग, तो पढ़ने योग्य जो हर बुक है, एवरी बुक वर्थ रीडिंग should have the same amount of value in it। अब हर पढ़ने योग्य बुक में उतनी ही अमाउंट ऑफ वैल्यू होनी चाहिए, मतलब every book worth reading should be valuable, उसको वैल्यूएबल होना चाहिए जो भी पढ़ने योग्य बुक है। और that a scientific book है, जितने एक साइंटिफिक बुक में होती है, मतलब एक साइंटिफिक बुक जितनी वैल्यूएबल होती है उतनी ही सेम वैल्यूएबल will be the every book worth reading। Though the value may be of a totally different kind, हो सकता है कि जो वैल्यू है ये डिफरेंट प्रकार की हो, ठीक है, डिफरेंट तरह की ऐसे हो सकती है। जैसे मान लो एक साइंटिफिक बुक है तो उसमें तो हम जो प्रिंसिपल्स जो वगैरह रीड करते हैं तो केवल प्रिंसिपल्स को या वैल्यूज को उनको रीड किया जाता है, लेकिन हर जो बुक्स है, आगे देखिए, आफ्टर ऑल ए गुड बुक ऑफ फिक्शन या रोमांस और पोएट्री इज ए साइंटिफिक वर्क। अब ये जो बुक्स है तो फिक्शन है, फिक्शन बुक होती है तो जिसमें इमेजिनरी जो कैरेक्टर्स लिए जाते हैं, जो काल्पनिक कैरेक्टर्स लिए जाते हैं वो है फिक्शन, यही है रोमांस। और जो भी पोएट्री है ये सारी साइंटिफिक वर्क है। इट हैज बीन कंपोज्ड अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न साइंस। अब ये जो बुक्स हैं ये रिटन की जाती हैं, कंपोज्ड मींस रिटन लिखी जाती है अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स मींस सिद्धांत, जो एक
साइंस से भी ज्यादा जो बेस्ट प्रिंसिपल्स होते हैं, जो बेस्ट सिद्धांत होते हैं, उनके अकॉर्डिंग इन्हें लिखा जाता है। बट स्पेशली अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ, इनमें जीवन का ग्रेट साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके आधार पर इन्हें लिखा जाता है द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर के नॉलेज इनका बेस होता है, ठीक है। तो इसलिए जब इन बुक्स को पढ़ा जाता है तो इनको भी पूरी तरह वैसे ही पढ़ा जाना चाहिए जैसे एक साइंटिफिक बुक को पढ़ा जाता है। और एवरी बुक वर्थ रीडिंग लाइक एंड द फिक्शन, रोमांस एंड पोएट्री हैज द साइंटिफिक वैल्यूज या हैव द वैल्यूज जो मोर देन एंड साइंस, वन साइंस, जो वन एक साइंस की अपेक्षा भी ज्यादा वैल्यूएबल होती है, क्योंकि उनमें प्रिंसिपल्स होते हैं ये ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ के, जो साइंस ऑफ लाइफ है उनके प्रिंसिपल्स होते हैं, और द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर होता है, सो दे आर आल्सो वैल्यूएबल। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट वी विल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड यू ऑल एंजॉय द lesson. Have a nice day.